Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITN Squared by Abhishek Jain. ओके, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से जो आगे का टॉपिक है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं समेशन के फॉर्म में, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके आगे का जो आपको टॉपिक पढ़ाया था शायद उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो देखते हैं हम। लेट्स से आपको पता है मैथमेटिकली हम कैसे समझाएंगे एक्चुअली कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ठीक है, तो हम पहले बता देते हैं आपको मैथमेटिकली, वही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को मैथमेटिकली देख रहे हैं, उसको हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है जो ए आई जे है बट उसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, एंड बी कोई एक मैट्रिक्स है जो बी आई जे है बट उसका ऑर्डर कितना है एन क्रॉस पी, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? एस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ए बी पॉसिबल करने के लिए इसका एन और इसका एन इक्वल होना चाहिए है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ़ दीज टू आर इक्वल देन वी कैन से दैट क्या बोलेंगे हम कि ये दो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं प्रोडक्ट के लिए। कौन सा प्रोडक्ट के लिए? ए बी के लिए, ना कि बी ए के लिए। तो कन्फर्मेबल हैं किसके लिए? ए बी के लिए। और ए बी का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? दिस एम क्रॉस पी हो जाएगा कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ वो, देयरफॉर लिख सकता हूँ एस नंबर ऑफ रो कॉलम in A equals to number of rows in B, then they are conformable for product ए बी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी कितना हो जाएगा? आपको बताया था मैंने इसका, वो एम क्रॉस पी। ये तो आपको सब पता है ये सब चीज़ें। ठीक है ना, चलिए तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली मैं कैसे लिख सकता हूँ? लेट्स से ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या? ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो होगी सी आई जे। मैंने किसको बोला था याद है? ए बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने सी आई जे के नाम से बोल दिया था। ठीक है ना, तो एक इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? एम क्रॉस पी। ठीक है, चलो अब हमको सी आई जे को थोड़ा समझना है। तो सी आई जे को समझने के लिए इफ़ टू रिक्वायर सी आई जे। अब सी आई जे क्या है? ये इसका आईएथ रो है और ये जेथ कॉलम है। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आता है। तो एक कैसे आया होगा? ये कैसे आया होगा समझो पहले। यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ क्योंकि ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं आएगी। देखो, ये रोज़ है पहली वाली का और ये कॉलम्स हैं किसका? सेकंड वाले का। लेट्स से ए है और ए बी है। ठीक है, तो ए का हमारा क्या हो रहा है? रो मल्टीपल हो रहा है बी के कॉलम से। ऐसे ही हो रहा है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, तभी हमारा सी आई जे निकल के आ रहा है। लेट्स से मैंने बोला C12, तो C12 में क्या हुआ होगा सोचो सर। C12 में क्या हुआ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल हुआ होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए, तब यदि ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ कि C23 के लिए क्या हुआ होगा? फर्स्ट रो नहीं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो मल्टीप्लाई हो रहा होगा किससे? सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से। ठीक है, तो इसको हम जनरली कैसे लिखेंगे? मैं आई के लिए बात करता हूँ, तो लेट्स से मैंने बोला I1। ठीक है, लेट्स से ये हमारी आईएथ रो है और ये हमारा जेथ कॉलम है। तो क्या होगा? ये आईएथ रो है तो रो तो सबके लिए सेम रहेगी, बट यहाँ पे मैट्रिक्स जब बनेगी तो यहाँ पे कॉलम चेंज हो जाते जाएंगे। तो ये क्या होगा? पहले आएगा AI1।
ठीक है, कॉलम का नंबर चेंज हो गया। नेक्स्ट किससे मल्टीपल होगा? बी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? रो तो मालूम है, रो तो चेंज होगी बट कॉलम सेम रहने वाला है। तो पहले फर्स्ट, तो फिर क्या होगा? कॉलम सेम रहेगा। नेक्स्ट AI2 B2J होगा कि नहीं? हाँ होगा। नेक्स्ट क्या होगा? AI3 B3J प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? AIN इंटू BNJ हो जाएगा। थोड़ा आइडिया लगा लो। देखो मैंने अभी बताया था आपको M क्रॉस N क्रॉस P, तो यहाँ पे भी देख लो, ये लास्ट यहाँ पे 1 1 इक्वल आ रहा है, लास्ट में IJ 2 2 IJ 3 3 IJ दिख रहा है कि नहीं? एलिमेंट IJ एलिमेंट के बारे में समझ में आ रहा है? चलिए ये समझ में आ गया आपको। तो फिर मैं इसको CIJ को समेशन के फॉर्म में कैसे लिखूँगा? समेशन यदि आपको याद है सीक्वेंस एंड सीरीज में R इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ है और जा कहाँ रहा है? N तक। और A, अब देखो यहाँ पे I तो नहीं वेरी कर रहा है, I तो वेरी नहीं कर रहा है, तो I तो सेम रहेगा, तो A का I का सेम रहेगा, ठीक है। बट 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? R। समेशन वेरिएबल हमने R लिया है तो हो जाएगा। नेक्स्ट B। अब यहाँ पे देखो J चेंज नहीं हो रहा है, J चेंज नहीं हो रहा है ना, बट 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो RJ, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग दी, क्या बोलेंगे इसको हम? इसको कैसे बोलेंगे हम कि ए सर ये हमारा समेशन है। किसका समेशन है? एक्चुअली ये हमारा सब एलिमेंट्स को हम इकट्ठा ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे? थ्योरी में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ, क्या लिखेंगे बताओ? दिस इम्प्लाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? देखो एलिमेंट्स ऑफ, किसका एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A with the corresponding element, with the corresponding elements of jth column of B मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई? क्लियर है? मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कर सकते हैं इसको, प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे बोला मैंने? देखो अभी मैंने बोला यदि पहले की बात करूँ तो पहला क्या हो गया? ये क्या है? ये क्या है? ith रो और फर्स्ट कॉलम का, और यहाँ पे क्या है? ये बी वाला किससे मल्टीपल हुआ है? फर्स्ट कॉलम, ओ सॉरी फर्स्ट रो और jth कॉलम, इससे मल्टीपल हुआ है। सेकंड में ऐसे हुआ है। फिर मैंने इनका क्या कर लिया? सब प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं? ऐसे ith रो ऑफ ए मल्टीप्लाई विद jth कॉलम ऑफ बी, ऐसे होता क्या? लास्ट में सम ले लिया, तो इसको मैं CIJ को समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज़ को अपन मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल समझा देते हैं पहले आपको। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। एक मैंने मैट्रिक्स ली ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 क्रॉस 3 है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। देखिए क्या ए बी पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? पॉसिबल मतलब एक और वर्ड होता था, क्या बोला था हमने आपको? कन्फर्मेबल, ठीक है। कन्फर्मेबल और पॉसिबल बोथ आर सेम थिंग्स। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम है, तो ए बी पॉसिबल है। और ए बी का ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर 5 क्रॉस 4, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल लिखते हैं जल्दी से। मैंने बोला ए ले लिया मैंने कुछ, ए ले लिया मैंने कुछ, क्या ले लिया मैंने? समझने के लिए एक ले लेते हैं बहुत सिंपल सा। मुझे 5 क्रॉस 3 की बनानी है, मतलब 5 रो लेने हैं, 5 रो लेने हैं, तो कुछ ले लेते हैं 1 1 5 2 ले लो, 1 1 2। मेरे पास एग्जाम्पल पहले से लिखा हुआ है, उसी को लिख लेते हैं। 3 2 5 1 -1 2 7 2 3 1 2 7, ठीक है। चलिए एंड बी क्या हो गया मेरा? बी मुझे कितने हो गया? 5 क्रॉस 3। देखो 5 रो हैं 5, 3 कॉलम है, एस है। और बी जो है मेरा 3 क्रॉस 4 का बनाना है। 3 क्रॉस 4 तो 0 0 1 1 1 2 0 0 3 5 8 0 बन गया कि नहीं? देखो 3 रो हैं 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो अब मुझे ए बी की बात करना है। तो ए बी पॉसिबल है, एस पॉसिबल है, ठीक है।
अब ए बी तो पॉसिबल हो गया है, चलो बात समझ में आ गई मुझे, बट ए बी पॉसिबल होने के बाद इसका ऑर्डर कितना होगा, 5x4 हो जाएगा। अब मैं 5x4 मतलब 5 रो होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे होंगी, और एक कॉलम कितने बनेंगे, 4, एक चलिए ठीक है। तो ये हमारी बात होगी, हमारी 5x4 की बात होगी, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए अब मैं इसकी बात करता हूँ, लेट्स से इसकी, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, ये हुआ हमारा कौन सा एलिमेंट, 4th रो और 3rd कॉलम का, इसको क्या नाम दोगे, C43। तो C43 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकालोगे हम, इधर से क्या करोगे, 4th रो को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3rd कॉलम से, करो कितना आ जाएगा, 7 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 8 कितना आ गया, 24 + 7 31। समझ में आ रही बात, क्लियर है। देखो इस रो को मल्टीप्लाई किया गया था किससे, इस कॉलम से, इस मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 7 को 1 से किया है, 2 को 0 से किया है, और 3 को 8 से किया है। समझ में आ गई बात। चलिए तो नेक्स्ट एक और देखते हैं जल्दी से। यदि मैं बात करता हूँ आपसे कुछ इस एलिमेंट की, इसका क्या नाम होगा, कौन सी रो है, 5वीं रो है और 1st कॉलम है, तो ये क्या होगा, C51। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 5 रो, इससे 5वीं रो और 1st कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 7 × 3, दैट मीन्स आंसर इज 23 आएगा। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इसी मैट्रिक्स का बी ए पॉसिबल है, क्या इसी मैट्रिक्स का बी ए पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या बी ए, नहीं है। क्यों नहीं है बी ए, क्योंकि इसका ऑर्डर है बी का हमारा 3x4 और ए का कितना है 5x3। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल नहीं है, तो बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो याद है मतलब इससे क्या समझ में आया आपको, इसको जैसे हम एलजेब्रा में क्या पढ़ते थे कि 3 × 4 कितना होता है 12, और 4 × 3 ये कितना होता है 12, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या क्या फॉलो करता है, क्या क्या फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, इसमें क्या बोलते हैं एडिशन में, उसमें बताया था आपको कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये सब बताया था ना आपको, उसी टाइप से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं जल्दी से, डालिए हेडिंग आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, मैट्रिक्स का, और मैं मान के चलता हूँ, लेट इफ लिख देता हूँ, इफ A, B एंड C आर 3 matrices such that their product is defined, ठीक है। मतलब उनके प्रोडक्ट आपस में, मैं आपको बोलूँ ए बी डिफाइंड है, बी सी डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि सबके ऑर्डर्स जो होंगे वो उस टाइप के होंगे कि हमारे वो कन्फर्मेबल हो जाएंगे, ठीक है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, तो ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा इन जनरल, बट बाई चांस हो सकता है। बाई चांस कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ए, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए, देन हम बोलेंगे मैट्रिसेस आर सेट टू बी कम्यूट, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा कि चेक वेदर मैट्रिक्स कम्यूट और नॉट, तो आप क्या देखोगे उसका, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड थिंग इज इफ ए बी इक्वल्स टू -बी ए, देन मैट्रिक्स आर सेट टू बी एंटी कम्यूट, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, तो कम्यूट और एंटी कम्यूट समझ में आया आपको। तो
अब मैं आपको बोल सकता हूँ ए बी एंड बी ए डिफाइंड कभी होगा और ए बी और बी ए के इक्वल भी तभी होगा जब मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिसेस हों, स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों का ऑर्डर ए बी भी आप देख लो, ए बी में क्या होगा 3x3, बी भी मैंने लेट से मैं दोनों मैट्रिक्स ले ली स्क्वायर मैट्रिक्स लेने से फ़ायदा क्या होगा, ऑर्डर सेम हो गया, तो ए का भी 3x3, बी का भी 3x3, तो चाहे आप उसका ए बी निकाल लो चाहे उसका बी ए निकाल लो, दोनों ही केस में उनका ऑर्डर सेम हो जाएगा। और यदि ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल आ जाए तो फिर हम देख सकते हैं कि वो क्या होगा, कम्यूट हो जाएंगे। और यदि ए बी माइनस बी ए के टाइम इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे उसको एंटी कम्यूट बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, इफ़ ए बी and BA to be defined and also AB equals to BA, matrices should be square। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको कि कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। ठीक है, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव याद है कैसे करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला है तो इसको कैसे करेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, फॉलोस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या होता है कि आपको एक मैट्रिक्स है ए और बाकी दो बी प्लस सी, वो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, उनका सम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आप उसको ए बी प्लस ए सी कर सकते हैं, मतलब ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, इसी फॉर्मेट में। ऐसा मत कर देना ए बी के बी ए कर दो, यहाँ पे सी ए कर दो, नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक कब फॉलो करेगा, इफ़ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, एक चीज़ और लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि सर ए बी प्लस ए सी है, बट इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, बी ए प्लस सी ए। ठीक है ना, ये नहीं होगा, समझ में आ रही बात। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ए का पहले बी के साथ, ए का फिर सी के साथ। ऐसे मत कर देना कि पहले बी का ए के साथ कर दिया और सी का फिर ए का, इस टाइप से करोगे तो ये चीज़ सेम नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में आती है थर्ड इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है तो मैं बता देता हूँ आपको, फॉलोव्स एसोसिएटिव लॉ। मतलब एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो करता है, मैंने बोला ए इंटू बी सी लिखा हुआ है, तो मैं इसको ए बी इंटू सी कर सकता हूँ ऐसे। पहले इन दोनों का किया था बी सी का, फिर ठीक है, तो पहले मैंने बी सी का किया हुआ था, फिर उसको ए बी का कर दिया और बाद में सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बट ए बी कब अप्लाई होगा, सेम इफ़ मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये जो कॉमन चीज़ है उसके लिए भी वैलिड करेगी, इसके लिए भी। यदि ए ब्रैकेट में बी सी इक्वल्स टू ए बी ब्रैकेट में और सी, मतलब पहले बी सी कर दिया मल्टीप्लाई, उसको फिर ए मतलब ए का बी सी से किया और यहाँ पे ए बी का सी से किया। ठीक है ना, और ये कब फॉलो करेगा, जब मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। ठीक है ना भाई, तो ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चौथी प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। चलिए, फोर्थ वन हम लेते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बोल सकते हो इसको 2-3 स्टार मार्क लगा लो तो भी आपके लिए कम है। क्यों है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, फोर्थ इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, नल मैट्रिक्स। पहले तो स्टार मार्क लगाओ, स्टार मार्क्स लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, देन इट डज नॉट मीन दैट ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0, लाइक इन नंबर्स में हम क्या करते थे, हम अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
प्रोडक्ट ऑफ, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स में बिकम जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि कभी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो यदि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है तो हम ये थोड़ा ना बोल पाएंगे कि हमेशा नहीं बोल पाएंगे कि अल्फ़ा मतलब ए बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स इक्वल है तो हम बोल देंगे कि ए की जीरो होगा बी के जीरो होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई दोनों वो हो। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। A100, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? क्या इस वन की वजह से ये भी नहीं है, इस वन की वजह से ये भी नहीं है। ठीक है, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 एंड 0 0 0 1। तो देखो इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 का 0 के साथ होगा तो 0 और 0 का 0 के साथ तो 0। ठीक है, अब इधर इस वाली रो का इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा? 0 का 0 के साथ, 0 का 0 के साथ, 1 का 0 के साथ, 0 0 0। अब देखो ये जो न्यू मैट्रिक्स आई है, ये जो मैट्रिक्स आई है, दिस इज नल मैट्रिक्स विच इज़ नॉट, ना तो वो ए है और ना ही वो बी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है आपको? तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसा हमको याद रखना है ये चीज़ कि यदि ए बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम बोलेंगे इट डजंट मीन ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। बट नंबर में अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 हो तो हम बोल सकते थे अल्फ़ा 0 और बीटा 0। ठीक है, मतलब जो हमने बेसिक मैथ पढ़ा था ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते थे। यहाँ पे हमेशा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ पे? पक्का? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर ही एक थोड़ा सा नोट लिख लीजिए आप। मे बी दैट विल नॉट रिक्वायर यू, बट ये है अपने में तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस एंड इफ़ प्रोडक्ट करने पे जीरो आ जाए, मतलब ए एंड बी दोनों इंडिविजुअली नॉन जीरो मैट्रिसेस थी बट उनका प्रोडक्ट करने पे ए भी जीरो के इक्वल आ जाए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिवाइजर्स ऑफ जीरोस। डिवाइजर ऑफ जीरो मतलब कैसे? नल मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो आपकी नल मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो डिवाइजर ऑफ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ऐसे ये प्रॉपर्टी को हम ऐसे होल्ड करा सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप एज अ नोट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर P5 लिख लेते हैं। चलो ठीक है, P5 पढ़ने से पहले चलो पढ़ ही लेते हैं, अभी देख लेते हैं और क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब क्या हुआ कि आपको देखिए डिटर्मिनेंट लेना है हमको 2 का, तो वो आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब क्या हुआ? दैट इज़ यदि ए बी 2 डिटर्मिनेंट में है तो इसको आप ए इंटू बी लिख सकते हो। इफ़ ए कॉमा बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है ना भाई? तो डिटर्मिनेंट यदि आपको 2 मतलब ए बी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ले रहे हो आप, तो उसको आप इंडिविजुअली भी तोड़ सकते हो। वो मैं आपको डिटर्मिनेंट में दिखाऊंगा कैसे तोड़ते हैं। ठीक है ना? अभी आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट कोऑपरेट करिए, आप समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए तो P6 प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ लेते हैं जल्दी से। यदि मैंने कोई मैट्रिक्स है ए मीन्स एनी मैट्रिक्स, इस एनी मैट्रिक्स का हमने नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल किया, नल मैट्रिक्स के साथ, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए। मतलब कि नल मैट्रिक्स, इफ़ नल मैट्रिक्स इज़ कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट विद ए। मतलब कैसे हुआ? क्या बोला मैंने आपको? मतलब कन्फर्मेबल बताया ना आपको कैसे, कि नंबर ऑफ यदि एक ए का आप
नल मैट्रिक्स से मल्टीपल कर रहे हो, तो ए यदि मान लीजिए 3x2 की मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स जो होगी ना वो उसका नंबर ऑफ रोज जो होगी ना वो 2 तो होना ही चाहिए, मस्ट है। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इफ़ नल मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट विद ए, ठीक है। और इसी के अंदर ही एक और, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन तो चाहे आप ए ओ ले लो चाहे ओ ए ले लो, दोनों ही। देखो ये सॉलिड लिख रहा हूँ मैं, सॉलिड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था आपको, सॉलिड लिखने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात चल रही है, ये हमारी नल मैट्रिक्स की बात चल रही है, ठीक है ना? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, P7 क्या बोलती है? कोई मैट्रिक्स लिया आपने ए और उसको आपने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर विच इज़ कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट विद ए, तो इसका आंसर ए ही आएगा, ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो उसमें क्या होते हैं, 1 1 1 1 होते हैं, ठीक है ना? और एन की है तो फिर n क्रॉस n उसका ऑर्डर होगा, तो आप समझ सकते हो ये चीज़, ठीक है ना? इसी का ही उल्टा भी लिख सकते हो आप। कैसे? पहले आपने आई एन को मल्टीपल किया ए से, दैट विल ऑल्सो विल बी ए, बस वेयर ऑर्डर ऑफ ए जो होना चाहिए इज m क्रॉस n एंड आई एन इज कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट विद ए, ठीक है? तो आई एन में ए आई मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की? उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की हमको चाहिए। मतलब लेट्स से यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, यदि मैंने ये लिया 3x4 की, तो ए आई एन कितना होना चाहिए? 4 तो मस्ट होना ही चाहिए, फिर इसके बाद कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। यदि मैं इस आई एन की बात करता हूँ, लेट्स से मैंने 4x5 का लिया है, तो इस ए को कितना होना पड़ेगा? 5 तो मस्ट है, और नेक्स्ट ए कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 7, ठीक है ना? तो ये निकल के कितनी आएगी? 4x7 की। ए निकल के कितना आएगी? 3x5 की। मे भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? क्लियर है आपको प्रॉपर्टी नंबर 7? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 मैं लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन से दैट। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, स्टार मार्क भी लगा लो आप, लो स्टार, ठीक है? 3 4 लगा दिए। अब फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप इसको बी इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं ओनली एक शर्त पे। कब? ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। हमने आपको पढ़ाया था सिंगुलर नॉन सिंगुलर, याद है आपको? सिंगुलर में क्या बताया था हमने आपको कि डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर में मैंने आपको क्या बताया था कि उस डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ तभी बोल पाएंगे, यहाँ से हम ए ख़त्म कर सकते हैं कब? ओनली जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ए, और ए यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो हम इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब यदि मैं आपको बोलूँ बच्चों की तरह जो हमने बचपन में पढ़ा था, इफ़ ऐसे दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि ए बी को ए सी के इधर ले गया, इक्वल्स टू 0 किया, फिर ए मैंने कॉमन ले लिया तो बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू सी। नहीं, ठीक है ना? ऐसे नहीं बोल पाएंगे हम, कांट से लाइक दिस, ठीक है? क्लियर? मतलब क्या हुआ? ये क्या प्रॉपर्टी हुई? ये हुई कि प्रोडक्ट डजेंट फॉलो कैंसिलेशन लॉ। मतलब ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड लिखा रहता था हमारे बचपन में, तो हम एक्स एक्स कैंसिल कर देते थे, लिख देते थे वाई इक्वल्स टू जेड, बट मैट्रिक्स केस में ऐसे नहीं होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? तो हम करते क्या हैं फिर? कैसे हमने यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचे कैसे होंगे फिर हम? देखो यहाँ पे, और यदि ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा है तो मैट्रिक्स केस में हम क्या करते हैं? कांट कैंसिल डायरेक्टली, कांट कैंसिल ए फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है? बोथ साइड्स डायरेक्टली। क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे? या तो प्री मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 रीजन होते हैं, या तो प्री मल्टीप्लाई कर लो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो।
तो प्री मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपको क्या करना होगा कि एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले ए इनवर्स बोथ साइड्स बिकॉज अच्छा ए इनवर्स की मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे आप आगे चल के कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मतलब उसका नॉन सिंगुलर बताया था मैंने आपको, उसका मोड जो है ना, मतलब डिटरमिनेंट जो है ना, उसका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड बिकॉज फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये आप डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे अच्छी तरह से कि डिटरमिनेंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स को पहले प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा ए इनवर्स ए सी। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये भी आपको एक प्रॉपर्टी है, ये मिलके क्या बन जाएंगे, ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा आई, मतलब आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स और ए क्या मिल जाएंगे, आई सी। तो फाइनली अब मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी लास्ट पेज पे, देखो क्या पढ़ाई थी, अभी आपको कुछ पढ़ाया था, ए के साथ आई एन को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है ये चीज़? ये थोड़ा टिपिकल जा सकता है बट आप कोशिश करिए अच्छी तरह समझने की, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको इसका रीज़न लिख देता हूँ आगे कि ऐसा क्यों हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 8 का रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पे, प्री कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे या फिर पोस्ट कैंसिलेशन। अच्छा, इसी को एक बच्चा बोलेगा सर आपने ऐसा क्यों किया, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, इसको मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब ए बी के बाद मल्टीप्लाई करता मैं ए इनवर्स को, ए सी के बाद मल्टीप्लाई करता ए इनवर्स को, तो ए अभी भी ए और ए इनवर्स मिलके आई बन जाता और बी हो जाता। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ऐसे आप हो जाएगा, तो आई बी इक्वल्स टू आई सी, तो बी इक्वल्स टू आई सी। तो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट कैंसिलेशन लॉ और दिस इज़ कॉल्ड प्री कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं इसको, आपको समझिए। तो रीजन लिखता हूँ मैं, प्री कैंसिलेशन लॉ। ये क्या बोलता है, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो आपको बात आगे बढ़ाएंगे हम डिटरमिनेंट में, अभी जस्ट समझ लो। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी इक्वल्स टू ए सी विल इम्प्लाई एस बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, और पोस्ट कैंसिलेशन होगा तो क्या होगा, पोस्ट कैंसिलेशन बताया मैंने आपको, बाद में मल्टीप्लाई करना। प्री कैंसिलेशन मतलब पहले मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर सेम बात, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन बी ए इक्वल्स टू सी ए हो जाता कि नहीं, क्योंकि बी पहले रहता और बी ए सी ए के इक्वल यदि आपने दिया है तो ये फाइनली बी इक्वल्स टू सी हो जाता। ठीक है, कोई डाउट? यदि बी ए सी ए के इक्वल दिया हुआ है आपको तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई करिए, कैसे, बी ए इक्वल्स टू सी ए दिया है तो आपने क्या किया, बाद में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, बी ए इंटू ए इनवर्स और सी ए इंटू ए इनवर्स, तो ये दोनों कितना हो जाएंगे, आई के इक्वल, ये दोनों कितने हो जाएंगे, आई के इक्वल, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, बी आई इक्वल्स टू सी आई, और बी आई इक्वल्स टू सी आई ऑलरेडी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी ही होता है। ठीक है, तो पोस्ट कैंसिलेशन लॉ और प्री कैंसिलेशन लॉ, ये दो लॉ होते हैं एक्चुअली, आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना होगा कि आप कहाँ पे कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मैं आपको बोल चुका हूँ डायरेक्टली कि आप ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछे, एक और डाउट आएगा बच्चे का, क्या डाउट आएगा वो भी मैं देख लेता हूँ। इफ़ ए बी इक्वल्स टू सी ए इज़ गिवन देन इसका इस केस में क्या होगा, समझ में आ रही बात? यहाँ पे ए यहाँ पे है, यहाँ पे सी यहाँ पे है, सॉरी ए यहाँ पे ए पहले है, यहाँ पे ए बाद में है,
तो यहाँ पे कोई भी लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वी कांट कैंसिल ए फ्रॉम दिस, आइदर चाहे वो नॉन सिंगुलर ही क्यों ना हो, फिर बीइंग नॉन सिंगुलर ए, बिकॉज ए सी और सी ए इक्वल नहीं होते हैं, आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इन जनरल ए सी और सी ए इक्वल नहीं होंगे, बट इफ़ मैट्रिक्स कम्यूट कर रही होंगी, मैट्रिक्स कम्यूट करेंगी, कम्यूट याद है कम्यूट कब होता है, जब दोनों ही इक्वल हो जाए, ए सी इक्वल्स टू सी ए, देन फॉर ए बी इक्वल्स टू सी ए, जो ए बी इक्वल्स टू सी ए लिखा हुआ है तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी, तो अब प्री कैंसिलेशन लॉ लगा दो तो बी इक्वल्स टू सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज स्पेशल केस, ठीक है, रिमेंबर दिस। यदि यहाँ पे ए पहले यहाँ पे ए बाद में ऐसा दिया हुआ है तो बी कांट कैंसिल ए फ्रॉम दिस, आइदर बीइंग नॉन सिंगुलर ए बी हो, उसके बाद भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ए सी और सी ए इक्वल नहीं होते हैं। बट मैट्रिक्स कम्यूट कर रही होंगी, कम्यूट करेंगी तो आपको पता है मैंने पढ़ाया था कम्यूट क्या होता है कि ए सी और सी ए के इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी ए के इक्वल होगी तो हम यहाँ से आके क्या करेंगे, ए बी सी ए के इक्वल है तो सी ए सी के इक्वल हो जाएगा, तो फाइनली वही वाला ये वाला रिकन्सिलिएशन, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये सब चीज़ समझना। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फिर, तो हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। कुछ और नोट देख लो आप, एक थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आप देख लो। फर्स्ट नोट इज इसी के अंदर ही, इफ़ मैं अब ऑलरेडी ये चीज़ बोल चुका हूँ फिर भी बोल रहा हूँ बार बार, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस then two matrices and AB exists, AB एग्जिस्ट करता है, then BA may exist or may not be, BA may exist or may not be, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कन्फर्मेबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहली बात समझ में आ रही। दूसरा नोट बता देता हूँ आपको। मैंने आपको दो मैट्रिक्स पढ़ाई थी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, याद है? वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि आप दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रिजल्टेंट जो आएगी ना वो भी आपकी क्या होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगी, जो ऑल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नोट तीसरा नोट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स याद है? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब यदि आप दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को याद है, ऐसे लिखते थे हम DIAG A1, A2, डॉट AN, और मैंने एक मल्टीप्लाई किया दूसरी मैट्रिक्स के DIAG B1, B2, BN, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो वो कैसे होगा, वो होगा DIAG A1 का डायरेक्टली B1 के साथ, A1 B1, A2 B2, डॉट AN BN। मतलब मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ। कैसे लिखेंगे हम, ये कैसे है, एक 3x3 के लेते हैं, चलो ठीक है। ये लिया मैंने ABC 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये क्या हो गई A, एंड B ले लिया हमने कुछ DEF 0 0 0 0 0 0, ये भी कितना होगी 3x3 की। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो ए भी मैंने किया, तो 3x3, आपको पता होगा डायगोनल मैट्रिक्स या स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दोनों के ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, 3x3 या 3x3 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी तुम्हारी 3x3 की होगी, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, पहली बात। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टली ए का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा AD, बी का ई के साथ, बी, सी का एफ के साथ, तो CF, बाकी सब एलिमेंट 0 0 0। तो
तो अब यही बात को जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो ऊपर क्या लिखा था, DIAG, तो इसको मैं ऐसे क्या लिखूँगा, DIAG ABC इंटू DIAG किसका मल्टीपल किया है, सेकंड वाली का कितना है, BEF, 3 एलिमेंट हैं इसलिए यहाँ पे दिख रहे हैं। और नेक्स्ट निकल के क्या आएगा, DIAG AD BECF। मे बी यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना, सिंपल है समझना, कोई इतना टफेस्ट टास्क नहीं था ये, ठीक है। 3 नोट क्लियर है, चौथा नोट स्टार्ट करें अपन जल्दी से। अच्छा, अब यदि 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 स्केलर मैट्रिक्स, 2 स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो उनका वो भी किसका आएगा, स्केलर मैट्रिक्स के, इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब यदि मैंने बोला, एक ले लिया मैंने 2 2 2 0 0 0 0 0 0, एक स्केलर मैट्रिक्स है। दूसरी ले लेता हूँ 5 5 5, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, वो भी 2 का मल्टीपल किससे होगा, 5 से, तो 10 10 10 0 0 0 0 0 0। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर। ए मान लो, ए मान लो, ए बी मान लो, A3 क्रॉस 3 की है, A3 क्रॉस 3 की है, क्यों, क्योंकि याद होगा स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब दोनों को ऑर्डर सेम होना ही पड़ेगा, तभी ये सब पॉसिबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसी के आगे कुछ और पॉइंट, 5th पॉइंट, इफ लास्ट है, इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब मैंने बोला AB और A एंड B 2 मैट्रिसेस हैं बट उनके ऑर्डर सेम है, ठीक है, क्लियर। ये आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। लेट्स से A का ऑर्डर M क्रॉस N है, B का ऑर्डर भी M क्रॉस N है, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। देन फर्स्ट इज, यदि मैंने A प्लस B का होल स्क्वायर की बात की तो वो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB नहीं होगा, AB प्लस BA। बात समझ में आ रही है। 2AB के इक्वल कब होगा, जब कम्यूट करेगा। ये बात हम फिर से लिखवाएंगे आगे, ज़रूरत पड़ेगी आपको, फिर से समझाएंगे। ये कब आएगा, इफ़ कम्यूट, A एंड B कम्यूट करेंगे तब ये 2AB के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। ये मैंने कैसे किया होगा, मैंने ऐसे किया है, A प्लस B इंटू A प्लस B। अब सोचिए, A का पहले A के साथ तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, A का B के साथ कितना हो जाएगा, AB। नेक्स्ट B का A के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, BA। नेक्स्ट B का B के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। क्या यही बात लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ रही है कि हम जो अभी बचपन में पढ़ते आ रहे थे ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बट यहाँ मैट्रिक्स में कैसे काम करेगा, वो AB और BA दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि डायरेक्टली यूज़ कर भी सकते हैं, कब, जब वो दोनों कम्यूट कर रहे हों, ठीक है। सेकंड इज A माइनस B का होल स्क्वायर, कोई बच्चा पूछे तो वो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB माइनस BA, ठीक है। एंड थर्ड वन कोई बच्चा पूछे मेरे से, थर्ड वन ले लेते हैं अपन, जो वो ले लेते हैं, हाँ, A माइनस B इंटू A प्लस बी। तो ये कैसे होगा, वही मल्टीप्लाई, एक को मल्टीप्लाई करो तो आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AB माइनस BA, ठीक है। 3 क्लियर। चौथा लिख लेते हैं अपन जल्दी से, ये कौन सा था, A माइनस B हो गया। अच्छा, चौथा, यदि पहले मैंने A प्लस B को लिख दिया तो क्या होगा, और फ़र्क आ जाएगा, कैसे फ़र्क आएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB प्लस BA। मतलब देखो यहाँ पे प्लस आया था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, 4 क्लियर है। एक लास्ट बचता है इसी में, दैट इज़ 5th। यदि A का हमने माइनस B के साथ मल्टीपल किया तो हम इसको माइनस को शिफ्ट कर देते हैं माइनस AB, ठीक है, और इसको माइनस को बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट आपको इसके अंदर कौन से अंदर, 5th के अंदर, इसके अंदर कि यदि वो सेम ऑर्डर के हों तो हम ये 5 चीज़ें ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये डायरेक्टली हम 2AB नहीं लिख सकते हैं। 2AB लिखने के लिए हमको ए और मैट्रिक्स कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट मतलब बताया था मैंने आपको, AB की वैल्यू BA के इक्वल है,
यदि ए बी कम्यूट करेंगे तब 2ab के को लिख पाओगे, ठीक है। ये आगे हम फिर से पढ़ाएंगे, भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्वेश्चन जब करोगे ज़रूरत पड़ेगी, मैं फिर से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इसके साथ हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिसेस, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मतलब जो हमने पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाई थी ना, याद है, उस पॉलिनोमियल से हम उसी टाइप के पॉलिनोमियल को हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हम अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं अभी तक जो बोल रहा था बार बार कि जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर कमेंट्स या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक है, तो उस लिंक पे क्लिक करिए, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको विदिन 24 आवर्स हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको असाइनमेंट डाल दिया है, तो उस असाइनमेंट में जहाँ जहाँ जितने टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट, ऑल्सो वुमेंस परफेक्ट, दोनों को ही। तो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ को, और टॉपिक को सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी फील आएगी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कम से कम आप अपने दोस्तों के साथ जो मैं अभी बोलता हूँ कि ये 10 लोगों के साथ शेयर करिए और उन लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हम चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी लाइव आ सकें, आप लोगों को हम डेली मोटिवेट कर सकें, डेली सेशन दे सकें, मोटिवेशन सेशन। तो उसके लिए आप लोगों को इसको फैलाना पड़ेगा, और इसको जितना आप 1000 सब्सक्रिप्शन पूरा करवाएंगे तभी ये यूट्यूब हमको ये फैसिलिटी देगा कि हम लाइव आके आपको अपने बारे में और आप लोगों को मोटिवेशन सेशन और आपको और भी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें जो भी होती हैं, कैरियर गाइडेंस वगैरह, वो मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।